नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, चर्चा की जा रही थी स्वतंत्र भारत में राजनीति कक्षा 12 की जो राजनीति विज्ञान की किताब है, राजनीति शास्त्र की जो किताब है, उसका पाठ नंबर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इसके पहले भाग में हम चर्चा कर चुके हैं और आज इसके दूसरे भाग में हम चर्चा करेंगे। 2 भागों में इसमें चर्चा की जाएगी। इससे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रतिदिन 6 से 12 तक के एनसीईआरटी कक्षाओं के आधार पर किसी न किसी एक कक्षा के किसी एक अध्याय पर चर्चा की जाती है और साथ में उसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा की जाती है। आज इसी का जो अगला भाग है वह है रजवाड़ों का विलय, क्योंकि जो हमने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां देखा उसे एक भाग में हम चर्चा पहले कर चुके हैं। काफ़ी लंबा पाठ होने के कारण इसके अगले भाग में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने पहले भाग अगर देखा हो तो उसमें देखा कि 15 अगस्त 1947 यानी ही 14-15 अगस्त की रात को जब भारत स्वतंत्र हुआ, जहां एक तरफ खुशी की लहर थी, वहीं दूसरी तरफ अनेक दंगे फसाद होने से जो ये खुशी का माहौल था ज़रा उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाया जितना कि इसे होना चाहिए था। और साथ ही साथ मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से यहाँ पर हिंसा ने बड़े रूप में हिंसा ने बड़ा रूप धारण कर लिया और लगभग 80 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और 5 से 10 लाख लोग मारे गए थे। और साथ ही साथ लोगों ने किस प्रकार से अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए, अपने वंश की इज्जत बचाने के लिए अपने बीवी बच्चों को तक अपने हाथों से मार दिया, क्योंकि अनेक जगह पर धर्मांतरण किए जा रहे थे और ज़बरदस्ती करके अनेक लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। उसके बाद आज हम देखेंगे कि किस तरीके से जो भारत में रजवाड़ों का विलय हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए चर्चा शुरू करते हैं। ब्रिटिश इंडिया 2 हिस्सों में था। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे, दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े। जब ब्रिटिश लोग यहाँ पर शासन करते थे तो वो भी उस समय भी यहाँ का शासन 2 भागों में था। एक तो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन के जो लोग थे उनके भाग में, या नहीं उनका शासन जहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से चलता था वो ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत कहलाते थे। जबकि कुछ ऐसे क्षेत्र थे कि जहाँ पर राजा तो भारत के ही थे और अंग्रेज़ों का यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन चलता था, या अंग्रेज़ों के ये क्या थे, मददगार थे। तो इस प्रकार के शासन को देसी रियासत कहा जाता था। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांतों में अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले जगह पर अंग्रेज़ों का सीधा नियंत्रण था। दूसरी तरफ छोटे बड़े आकार के कुछ और राज्य थे, इन्हें रजवाड़ा कहा जाता था। रजवाड़ों पर राजाओं का शासन था। राजाओं ने ब्रिटिश राज्य की अधीनता कहें या सर्वोच्चता स्वीकार कर रखी थी और इसके अंतर्गत वे अपने राज्य के घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के 1/3 हिस्से में रजवाड़े कायम थे। प्रत्येक 4 भारतीयों में से किसी न किसी रजवाड़े की प्रजा था। समस्या क्या थी जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ? इनको अपने देश में विलय करने के लिए कि आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि भारत ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से क्या हो गए हैं, आज़ाद हो गए हैं। जब ब्रिटिश लोग यहाँ से गए, अंग्रेज यहाँ से गए, तो उन्होंने घोषणा की कि जहाँ पर उनका शासन था वो तो स्वतंत्र हुए ही हुए, बाकी जो उन्हीं के अधीन या जो उनकी प्रभु सत्ता को माने हुए थे उनको भी वह स्वतंत्र कर गए। इसका मतलब यह था कि सभी रजवाड़ों की संख्या उस समय 565 थी। ब्रिटिश राज्य की संपत्ति के साथ ही कानूनी तौर पर आज़ाद हो गए थे। जो 565 रियासतें थी वह क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। अंग्रेजी राज्य का नज़रिया यह था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाए या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे। इनको इस प्रकार की छूट दी कि वह चाहे तो भारत में
मिल सकते हैं, या चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, चाहे तो अपना स्वतंत्र शासन चला सकते थे। भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने का फैसला रजवाड़ों की प्रजा को नहीं करना था, बल्कि यह फैसला का अधिकार उनके राजाओं को दिया गया था। यह अपने आप में बड़ी गंभीर समस्या थी और इससे अखंड भारत के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा था। अगर हम आगे चर्चा करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत के विभाजन से पहले और बाद भारत के विभाजन से पहले भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार से हुआ करती थी, जो आप पूरा क्षेत्र देख पा रहे होंगे कि यह पूरा क्षेत्र पूरा एक भारत हुआ करता था। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बलूचिस्तान, इससे भी आगे तक का ये क्षेत्र पूरा अपने भारत में उस समय आता था। सिंध है, ये है जूनागढ़ है, ये सारे क्षेत्र कहाँ पर आते थे? भारत में आते थे। जब स्वतंत्रता के बाद की स्थिति हुई तो जो जहाँ पर अंग्रेजों का शासन प्रत्यक्ष रूप से चलता था या नहीं, ब्रिटिश भारत वह पीले कलर में आप लोगों को दिखाया गया है। पीले रंग में इतनी जगह पर क्या था? ब्रिटिश लोगों का प्रत्यक्ष प्रभाव था। जबकि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो ये देसी रियासत या रजवाड़े थे वो इस प्रकार से थे। देसी रियासतें या रजवाड़े जो ये दूसरे कलर में आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, नीले कलर में, यहाँ पर देसी रियासतों का बोलबाला था या नहीं, देसी रियासतें थी जहाँ पर राजा अपना स्वतंत्र शासन चलाते थे, जो अंग्रेज़ों के अधीन कार्य करते थे। उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे यह नक्शा किसी पैमाने के हिसाब से नहीं बनाया गया है, भारत का मानचित्र नहीं है। इसमें दिखाई गई भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को प्रमाणिक सीमा रेखा न माना जाए। उस समय जो भारत की स्थिति थी उसे यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पर तो पीले वाले क्षेत्र को तो स्वतंत्र कर दिया, और जो यह नीला वाला क्षेत्र है यहाँ की पूरी जो पावर थी या नहीं, जो पूरे अधिकार थे यहाँ के जो राजा हुआ करते थे उनको दे दिया। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एक देश बन सकता था यहाँ पर। इसके लिए क्या हम यहाँ पर दो तीन प्रश्न पूछे गए हैं कि क्या हम जर्मनी की तरह हम लोग भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को ख़त्म नहीं कर सकते। एक बालक पूछ रहा है कि क्या हम भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को ख़त्म नहीं कर सकते। मैं तो अमृतसर में नाश्ता और लाहौर में लंच करना चाहता हूँ। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम एक दूसरे की स्वतंत्र राष्ट्र मानकर रहना और सम्मान करना सीख जाएं? दो बच्चे हैं, उनका अपना अपना मत है। एक बच्चा कहता है कि अगर ये दोनों देश पहले से एक थे तो अभी भी एक हो सकते हैं, लेकिन दूसरी जो बालिका है वो उसका मानना है कि अगर जब दो राष्ट्र बन गए तो हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और दोनों ही राष्ट्र क्या होने चाहिए? अपने रूप में होने चाहिए। समस्या ने जल्दी ही अपने तेवर दिखाने शुरू किए। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा की। जब देशी रियासतों को स्वतंत्र घोषित कर दिया तो सबसे पहले त्रावणकोर, जैसे कि आप लोग यहाँ पर मानचित्र में देख रहे हैं, जो ये विभिन्न क्षेत्र हैं, नीले वाले क्षेत्र, ये सब को एक तरीके से स्वतंत्रता दी गई और इनके जो शासक थे, राजा थे, उनको यहाँ पर अपने हिसाब से भारत या पाकिस्तान में मिलने की छूट दी गई और साथ ही साथ वो चाहे तो क्या कह सकते हैं, वो भारत या पाकिस्तान में न मिल कर के अपने राज्य को स्वतंत्र भी बना सकते थे। और इसी क्रम में त्रावणकोर के राजा जो थे उन्होंने सबसे पहले अपने आप को आज़ाद रखने की घोषणा की। अगले दिन हैदराबाद के निज़ाम ने ऐसी घोषणा कर दी।
कुछ शासक मसलन भोपाल के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। रजवाड़ों ने शासकों के रवैये से यह बात साफ हो गई कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान कई छोटे छोटे देशों की शक्ल में बढ़ जाने वाला है। जो देश बना उस समय अगर हम कहें तो भारत को एक तरीके से कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की कोशिश की गई थी। लोकतंत्र का भविष्य अंधकार में पड़ रहा था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य एकता और आत्मनिर्णय के साथ साथ लोकतंत्र का रास्ता अख्तियार करना था। इसे देखते हुए यह स्थिति अपने आप में बड़ी विचित्र थी। जब अनेक राजाओं ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया तो जो स्वतंत्रता सेनानियों का लक्ष्य था, जिसके लिए उन्होंने अनेक बलिदान दिए थे, त्याग किए थे, उनका सपना कुछ अधूरा सा होने लगा, क्योंकि देश में फिर से बंटवारे की राजनीति होने लगी और अनेक राज्यों के राजाओं ने या नहीं रजवाड़ों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अधिकतर रजवाड़ों में शासन लोकतांत्रिक रीति से चलाया जाता था और रजवाड़ों के शासक अपनी प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिए क्या नहीं थे, तैयार नहीं थे। हम भारत के इतिहास के एक यादगार मुकाम पर खड़े हैं। साथ मिलकर चलें तो देश को हम महानता की ओर ले चलेंगे और नई बुलंदियों पर पहुंचा सकेंगे, जबकि एकता के अभाव में हम अप्रत्याशित विपदाओं के घेरे में होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत की रियासतें इस बात को पूरी तरह से समझेंगे कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये सर्व सामान्य की भलाई के साथ कदम नहीं बढ़ाया तो अराजकता की व्यवस्था होगी। हम में से सबको चाहे छोटा हो या बड़ा घेर लेगी और हमें बर्बादी की तरफ ले जाएगी। ये सरदार पटेल ने कहा था रियासतों के शासकों को एक पत्र में। 1947 में भारत की एकता में जो प्रमुख योगदान दिया उस समय के जो उप प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने भारत की एकता के लिए अनेक कार्य किए और जो ये 565 रियासतें थी, इसको संपूर्ण भारत का एक दर्जा प्रदान करने के लिए भारत के हिस्से में मिलाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस तरीके से लोगों को समझा रहे हैं कि अगर आज हमने अराजकता का माहौल रखा, अपना अपना शासन स्वतंत्र करने की सोची, तो कल को फिर कोई न कोई भयंकर समस्या हमें ग्रसित कर सकती है। इसी तरीके से मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बताना चाहूँगा कि आज हमारा जो इतना बड़ा विशाल देश है, यहाँ के सभी नागरिक अगर एक साथ खड़े होंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, चाइना है, पाकिस्तान है, ये जो हमारी तरह बिल्कुल नज़र गड़ाए हुए हैं, ये हमारी ओर आने की कोशिश भी नहीं करेंगे। अगर सभी भारतीय एक होंगे, अगर भारतीय विषय में हम अगर कहें तो भारत के विषय में हम कहें तो भारत क्या है, अनेकता में एकता का देश है। यहाँ अनेक लोग रहते हैं, अनेक धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो सारे भारतीय आज के दौर में क्या करते हैं, अपने आप को बढ़ चढ़कर देश की सेवा में समर्पित करते हैं, जो होना भी चाहिए। छोटे बड़े जो विभिन्न आकार के देशों में बढ़ जाने की संभावना के विरुद्ध अंतरिम सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। अंतरिम सरकार जो उस समय कार्य कर रही थी, उसने देखा कि भाई यहाँ देश के अंदर कई छोटे बड़े हिस्से हो जाएंगे, तो उसने थोड़ा कड़ा रुख अपनाया और मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कदम का विरोध किया। मुस्लिम लीग को लगा कि ये लोग क्या कर लेंगे, ज़्यादातर हिस्सा भारत में मिला लेंगे, उसने इसका विरोध किया। लीग का मानना था कि रजवाड़ों को अपनी मनमर्जी का रास्ता चुनने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। रजवाड़ों के शासकों को मनाने समझाने में सरदार पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई और अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर दिया।
जो विशाल भारत का निर्माण हुआ उसमें अधिकतर राजाओं को तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मना लिया। आज यह आसान जान पड़ सकता है, आज तो यह आसान लगता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 रियासतों को भारत में मिला लिया, लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो वहाँ पर बड़ा जटिल काम था यह। इसके लिए बड़ी चतुराई और युक्तपूर्ण पहलकदमी की जरूरत थी। मिसाल के तौर पर आज के उड़ीसा में ही तब 26 और छत्तीसगढ़ में 15 छोटे छोटे रजवाड़े थे। आप देख सकते हैं कि एक ही राज्य में 15 क्या थे, छोटे राज्य थे, छोटे राजा थे। और अगर छत्तीसगढ़ में देखें तो 15 छोटे राजा थे, सौराष्ट्र में 14 बड़े और 119 छोटे रजवाड़े और अन्य अनेक प्रशासनिक तंत्र थे। देशी रजवाड़ों की इस चर्चा से 3 बातें सामने आती हैं। पहली बात तो यह कि अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। दूसरी बात कि भारत सरकार का रुख रचीला था और वह कुछ इलाकों को स्वायत्त देने के लिए तैयार थी, जैसे कि जम्मू कश्मीर में हुआ। 2 चीज़ें यहाँ पर देखी कि 3 चीज़ें यहाँ पर थी। एक तो कि जो भारत में अपने आप मिलना चाहते थे उससे कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं थी। नंबर 2 चीज़, भारत की जो अंतरिम सरकार थी वह भी कुछ रियासतों को थोड़ा छूट देनी चाहती थी, जैसे कि जम्मू कश्मीर में दी गई थी। भारत सरकार ने विभिन्नताओं का सम्मान देने और विभिन्न क्षेत्रों की मांगों को संतुष्ट करने के लिए यह रुख अपनाया था। तीसरा बात यह था कि विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचतान जोड़ पकड़ रही थी। ऐसे में देश की क्षेत्रीय अखंडता एवं एकता पर सवाल सबसे ज़्यादा अहम हो उठा था। उसके बाद अगर हम देखें शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी रजवाड़े उनकी सीमाएं आज़ाद हिंदुस्तान की नई सीमाओं से मिलती थी। 15 अगस्त 1947 के पहले दिन में कई यहाँ पर रजवाड़े शामिल हुए। अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में शामिल होने की हामी भर ली और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए। इस सहमति पत्र में जब हस्ताक्षर कर लिए तो यह माना जाने लगा कि जो भी वो राजा हैं या उनके जो भी क्षेत्र हैं वो भारतीय संघ का हिस्सा हो गया, क्योंकि जो राजाओं को स्वतंत्र अधिकार दिया था उन्होंने अपने आप को भारतीय संघ में मिला लिया। जूनागढ़ है, हैदराबाद है, कश्मीर है, मणिपुर की रियासतों का विलय बाकियों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ। इस अध्याय में हम हैदराबाद और मणिपुर के रियासतों के विलय के मामले पर गौर करेंगे। कश्मीर के विलय के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे। आइए देखें कि किस प्रकार से यहाँ पर इनका विलय हुआ था। यहाँ पर हैदराबाद के निज़ाम के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक चित्र है, एक फ़ोटो है, एक तस्वीर है। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। आप देख लें इनके बारे में कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 1875 में हुआ था और इनका जो देहावसान हुआ वह 1950 ईस्वी में हुआ। आज़ादी के आंदोलन के नेता रहे, कांग्रेस के नेता रहे, महात्मा गांधी के अनुयायी रहे और स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे। यह देशी रियासतों को भारत संघ में मिलाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, प्रांतीय संविधान आदि से संबंधित संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के ये सदस्य थे। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आप लोग नोट करके इसे याद कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ें। इससे पहले कि हैदराबाद को किस तरीके से कितनी कठिनाइयों के बाद भारतीय संघ में मिलाया गया, ये इस पर हम चर्चा करेंगे। हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी। यह रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाके से घिरी थी। पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आज भी महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में और बाकी हिस्से आंध्र प्रदेश में हैं। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? निजाम कहा जाता था। वहाँ निजाम शाही चलती थी। वह दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार
थे। निजाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए। जो हैदराबाद का निजाम था वो चाहता था कि जो भी हैदराबाद का अपना क्षेत्र है वो स्वतंत्र हो। निजाम ने सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया। यह समझौता 1 साल के लिए था। इस बीच भारत सरकार से हैदराबाद के निजाम की बातचीत जारी रही। इसी दौरान हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच निजाम के शासन के खिलाफ जन आंदोलन ने जोर पकड़ा। तेलंगाना इलाके के किसान निजाम के दमनकारी शासन से खास तौर पर दुखी थे। वे निजाम के खिलाफ उठ खड़े हुए। महिलाएं निजाम के शासन में सबसे ज़्यादा जुल्म का शिकार हुई थी। महिलाओं भी बड़ी संख्या में इस आंदोलन में आ जुड़ी। 1 साल के बाद क्या हुआ कि जो हैदराबाद का निज़ाम था उसके खिलाफ आंदोलन हुआ। हैदराबाद के निज़ाम ने जो जनता पर अत्याचार किए थे, जनता उसके खिलाफ लड़ने लगी। इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसमें विशेष तौर पर किसानों पर, जो तेलंगाना के इलाके के किसान थे, उन पर जो दमनकारी नीति अपनाई जा रही थी उसका विरोध उन्होंने मुखर होकर किया। हैदराबाद शहर इस आंदोलन का गढ़ बन गया। कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इन आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थे। आंदोलन को देख निजाम ने लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रवाना किया। इसे राजाकार कहा जाता है। आंदोलनों को देखकर जो निजाम था उसने इसे दबाने के लिए अर्धसैनिक बल का प्रयोग किया। रजाकार अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। जो रजाकार थे वह क्या थे? अत्याचारी एवं सांप्रदायिक थे। मतलब एक दूसरे के धर्म से क्या करते थे? वह नफरत करते थे। रजाकारों ने गैर मुसलमानों को खास तौर पर अपना निशाना बनाया। सांप्रदायिक थे वह, जो भी मुसलमान नहीं थे उनके साथ उन्होंने अन्यायपूर्ण व्यवहार किया और बनाया। रजाकारों ने लूटपाट मचाई और हत्या तथा बलात्कार पर उतारू हो गए। 1948 के सितंबर में भारतीय सेना निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंची। जब 1948 का साल आया तो भारत की सेना ने निजाम की सेना को खदेड़ने का मन बनाया और वह हैदराबाद आ गई। कुछ रोज तक रुक रुक कर लड़ाई चली और बाद में निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। निजाम के समर्पण के साथ ही हैदराबाद का विलय क्या हो गया? भारत में हो गया। उसके बाद हमने देखा कि हैदराबाद के बाद हम देखेंगे मणिपुर का किस तरीके से भारतीय रियासत रियासत थी। यहाँ पर मणिपुर में स्वतंत्र शासक थे। किस तरह इसको भारतीय संघ में मिलाया गया। आज़ादी के चंद रोज पहले मणिपुर के राजा भोजचंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। आज़ादी के चंद रोज पहले, मतलब आज़ादी के कुछ समय पहले ही जो यहाँ के महाराजा थे, मणिपुर के महाराजा थे बोधचंद्र सिंह ने भारत संघ में क्या किया था? अपने आप को शामिल करने के लिए हस्ताक्षर किए थे। इसकी एवज में उन्हें यह आश्वासन दिया गया था। इसके बदले में उन्हें यह आश्वासन दिया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी। जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 के जून में चुनाव करवाया और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की जो रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए। मणिपुर की विधानसभा में भारत में विलय के सवाल पर गहरे मतभेद थे। मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिला दिया जाए, जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसके क्या थी? खिलाफ थी। मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बगैर भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला कि वे भारतीय संघ में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। भारत सरकार को इसमें सफलता मिली। मणिपुर में इस कदम को लेकर लोगों में क्रोध और नाराजगी के भाव पैदा हुए। इसका असर आज तक देखा जा सकता है। निश्चित तौर पर मणिपुर
क्षेत्र में अभी भी छोटी-छोटी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन अब यह भारत का अभिन्न अंग है। इसे भारत से अलग अब कोई नहीं कर सकता है। यहाँ पर 2-3 प्रश्न हैं कि मैं सोचता हूँ कि आखिर उन सैकड़ों राजा रानी, राजकुमार और राजकुमारियों का क्या हुआ होगा? आखिर आम नागरिक बनने के बाद उनका जीवन कैसे रहा होगा? ये एक प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर यह कार्टून दिया गया है। यह कार्टून रजवाड़े और जनता और वहाँ के शासकों के आपसी संबंधों पर टिप्पणी है। जो रजवाड़े हैं और वहाँ की जनता को किस तरीके से उन्होंने अपने पैरों तले कुचला हुआ है, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल उनको समझा रहे हैं कि मतलब जिस ढंग से आप शासन कर रहे हैं यह लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के लिए यह बहुत हानिकारक क्या है सिद्ध होगा। इस तरीके से रजवाड़ों ने शासन चलाया है। यह कार्टून के माध्यम से आप देख सकते हैं। जो भी लोग अगर इसके बारे में समझना चाहें तो आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से कि रजवाड़ों के शासन में किस प्रकार से जुल्म ढाए जा रहे थे। राज्यों का पुनर्गठन, इसके विषय में हम यहाँ पर देखें, बंटवारों के बाद देशी रियासतों के साथ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ। भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौतियां अभी भी सामने थी। यह महज प्रशासनिक विभाजन का मामला न था। प्रांतों की सीमाओं को इस तरह तय करने की चुनौती थी कि देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले, साथ ही राष्ट्रीय एकता भी खंडित न हो। राज्यों के पुनर्गठन में ये भी विशेष ध्यान रखना था कि जो भी भाषा है या जिसकी भी जो संस्कृति है उसका ध्यान रखा जाए, और साथ ही साथ भारत की एकता एवं अखंडता को भी अक्षुण्ण बनाने के लिए कार्य किए जाए। औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय की गई थी, या ब्रिटिश सरकार ने जितने क्षेत्र को जीत लिया हो उतना ही क्षेत्र एक अलग प्रांत मान लिया जाता था। प्रांतों की सीमा इस बात से तय नहीं होती थी कि वह किसी रजवाड़े के अंतर्गत कितना इलाका शामिल है। हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ऐसे सीमांकन को बनावटी मानकर खारिज कर दिया। उसे भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वायदा किया। सन 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। दरअसल इसके बाद ही इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। अनेक प्रांतों में कांग्रेस समितियों को भाषाई इलाके के आधार पर बनाया गया था। ये समितियां ब्रिटिश इंडिया के प्रशासनिक विभाजन को अपने कामकाज में नहीं बरतती थी। आज़ादी के बंटवारे के बाद की स्थितियां बदली। हमारे नेताओं को भी चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो इससे अव्यवस्था फैल सकती है तथा देश के टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। हमारे नेताओं को यह लग रहा था कि भाषावार राज्यों के गठन से दूसरी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से ध्यान भटक सकता है, जबकि देश की इस चुनौतियों की चपेट में है। केंद्रीय नेतृत्व ने इस मसले पर स्थगित करने का फैसला किया। रजवाड़ों का मामला अभी हल नहीं हुआ था। बंटवारे की यादें अभी क्या थी, ताज़ा थी। केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले को स्थानीय नेताओं और लोगों ने चुनौती दी। पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विरोध भड़क उठा। पुराने मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल थे। इसके कुछ हिस्से मौजूदा केरल एवं कर्नाटक में भी हैं। विशाल आंध्र आंदोलन आंध्र प्रदेश के नाम से अलग राज्य बनाने के लिए चलाया गया आंदोलन था। ने मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। तेलुगु भाषी क्षेत्र की लगभग सारी राजनीतिक शक्तियां मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थे। आंध्र प्रदेश ही ऐसा राज्य है जिसे पहले भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। केंद्र सरकार हाँ ना की दुविधा में थी और उसकी इस मनोदशा से इस आंदोलन ने जोर पकड़ा। कांग्रेस के नेता और दिग्गज गांधीवादी
पोट्टी श्रीमालू अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इससे बड़ी अवस्था फैल गई और आंध्र प्रदेश में जगह जगह पर जगह जगह पर क्या हो गए, हिंसक घटनाएं होने लगी। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल आए। पुलिस फायरिंग में अनेक लोग घायल हो गए या मारे गए। मद्रास के अनेक विधायकों ने विरोध जताते हुए अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। आखिरकार 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के नाम से एक अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी। इससे पहले महात्मा गांधी जी ने 1948 में कहा था कि यदि प्रांतों का गठन भाषावार हुआ तो क्षेत्रीय भाषाओं का जोर बढ़ेगा। हिंदुस्तानी को सभी प्रांतों में शिक्षा का माध्यम बनाने का कोई अर्थ न रह जाएगा और न अंग्रेजी को इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना है तो और भी व्यर्थ है। गांधी जी चाहते थे कि संपूर्ण राष्ट्र एक हो और यहाँ की एक राष्ट्रभाषा हो। अगर हम अपनी मातृभाषा में हिंदुस्तानी भाषा या नहीं हिंदी भाषा में अगर इसका प्रयोग करेंगे तो देश की एकता और अखंडता इससे वृद्धि होगी, देश एक सूत्र में बंधेगा। अगर हम अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे तो इससे थोड़ा व्यवस्था और भी क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। नोट यह नक्शा की पैमाने के आधार पर नहीं बनाया गया है। इसमें दिखाई गई भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं रेखाओं को प्रमाणिक रेखा नहीं माना जाना चाहिए। आप देख सकते हैं राज्यों के पुनर्गठन के बाद भारत का प्रशासनिक मानचित्र 1961 में आप देख रहे हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ आप लोग देख रहे हैं जिस प्रकार से 1961 में राज्य थे कुछ आज के भारत की ही तरह। हालांकि राज्यों की संख्या इस समय बढ़ गई है और आप देख पा रहे होंगे कि उस समय इतने राज्य बने थे। आप अगर देख पा रहे होंगे तो इनमें से राज्य हम देख लें, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है और राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, पश्चिमी बंगाल, असम, सिक्किम, उसके बाद मणिपुर। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि नागा हिल्स ट्यूसेंग का क्षेत्र था ये, जहाँ पर आज मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इस स्थिति को आप समझने का प्रयास करें कि ये उस समय का जो भारत था उसका एक आधार चित्र है या नहीं मानचित्र है। इसके बाद आप राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल 26 जुलाई 1953 शीर्षक से यह कार्टून उस दौर के माहौल को दर्शाता है जब राज्यों का भाषाई आधार पर गठित करने की मांग जोर पकड़ रही थी। देखें आप यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री हैं और जो भी बड़े बड़े नेता हैं ये भाषाई आधार पर राज्य बनाने के लिए किस प्रकार से आक्रोशित हैं और किस प्रकार से अपने आंदोलन को चलाए हुए हैं। आंध्र के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी जब आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर अलग राज्य बनाने की बात हुई तो दूसरे हिस्सों में भी क्या हुई, भाषा के आधार पर राज्यों को गठित करने के लिए आंदोलन हुए। इन संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की घोषणा या आयोग कब बनाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बनाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग का काम राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना था। इसने अपनी रिपोर्ट स्वीकार की कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होनी चाहिए। इस आयोग की रिपोर्ट 1956 में राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। दो प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। एक प्रश्न कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया, 1953 में
किया गया। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की या रिपोर्ट कब दी। तो यह रिपोर्ट दी 1956 में, और यह अधिनियम पास हुआ करके भी पूछा जा सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब अधिनियम कब पारित हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ। अधिनियम 1956 में बना, जबकि आयोग 1953 में बना। दो अलग अलग चीज़ें हैं। इस अधिनियम के द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इससे पहले आप देखें कि पोट्टी श्री रामुलु 1901 में इनका जन्म हुआ था। 1952 तक यह रहे। गांधीवादी कार्यकर्ता थे। नमक सत्याग्रह है, अन्य आंदोलनों में भाग लिया, सरकारी नौकरी छोड़ी नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी इन्होंने भागीदारी की या नहीं, उसमें ये शामिल हुए। 1946 के इस मांग को लेकर उपवास पर बैठे। 1946 में भी ये व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय ये उपवास में बैठे, और कि मद्रास प्रांत के मंदिर दलितों के लिए खोल दिए जाए, आंध्र नाम से अलग राज्य बनाने की क्या हो मांग को लेकर ये 19 अक्टूबर 1952 से आमरण अनशन पर बैठे, और 15 दिसंबर 1952 को अनशन के दौरान इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। है ना कि दिलचस्प बात, नेहरू और बाकी नेता बड़े लोकप्रिय थे भी, तो भाषाई राज्य की मांग को लेकर लोग उनकी इच्छा के विरुद्ध आंदोलन करने से नहीं हिचकिचाए। वैसे गांधी जी हो गए, नेहरू जी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, और देश के तमाम नेता उस समय पूरे देश में लोकप्रिय थे। लेकिन जब गांधीवादी विचारधारा के विपरीत भाषाई आधार पर राज्य बनाने की बात हुई, तो अनेक लोगों ने क्या किया, इन सब नेताओं के विरुद्ध आंदोलन किया। एक और यहाँ पर चित्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है, कोक्सिंग द जैनी, 5 फरवरी 1956 शीर्षक से कोक्सिन द जेनी नामक शीर्षक से 5 फरवरी 1956 में यह कार्टून राज्य पुनर्गठन आयोग की भाषाई विवाद को सुलझाने की क्षमता पर सवाल उठाया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसे भाषाई आधार पर जो फैसले लिए उस पर एक तंज उठाया है या नहीं, तंज कसा गया है इस कार्टून के माध्यम से। उसके बाद हम देखें कि आज़ादी के बाद शुरुआती सालों की एक बड़ी चिंता यह थी कि अलग राज्य बनाने की मांग से देश की एकता पर आँच आएगी। आशंका था कि नई भाषाई राज्यों से अलगाव की भावना पनपेगी और नवनिर्मित भारतीय राष्ट्र पर दबाव बढ़ेगा। जनता के दबाव में आखिरकार जो नेता थे उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मन बनाया। उम्मीद थी कि अगर हर इलाके में क्षेत्रीय और भाषाई दावे को मान लिया गया तो बंटवारे और अलगाववाद के खतरे में कमी आएगी। इसके अलावा क्षेत्रीय मांगों को मानना और भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन क्या था, एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में देखा गया। उसके बाद हम देखें भाषावार राज्यों के पुनर्गठन की घटना को आज 50 साल से भी अधिक का समय हो गया है। हम कह सकते हैं कि भाषाई राज्य तथा इन राज्यों के गठन के लिए चले आंदोलन ने लोकतांत्रिक राजनीति तथा नेतृत्व की प्रकृति को बुनियादी रूप में बदला। राजनीति और सत्ता में भागीदारी का रास्ता अब एक छोटे से अंग्रेजी भाषी अभिजात तबके के हाथ में नहीं बल्कि बाकियों के लिए भी खुल चुका था। भाषावार पुनर्गठन से राज्यों का सीमांकन के लिए एक समरूप आधार भी मिला। बहुतों की आशंका के विपरीत देश नहीं टूटा, इसके विपरीत देश की एकता और ज़्यादा मजबूत हुई। सबसे बड़ी बात यह कि भाषावार राज्यों के पुनर्गठन से विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति मिली। जब हम कहते हैं कि भारत ने लोकतंत्र अपनाया तो इसका सीधा सा मतलब इतना भर नहीं है कि भारत ने लोकतांत्रिक संविधान पर अमल
होता है अथवा चुनाव करवाए जाते हैं। भारत के लोकतांत्रिक होने का एक बृहद अर्थ यह है कि लोकतंत्र को चुनने का अर्थ था विभिन्नता को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना। साथ ही यह मानकर चलना कि विभिन्नताओं में आपसी विरोध भी हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो लोकतंत्र की धारणा विचारों और जीवन पद्धतियों की बहुलता की धारणा से जुड़ी हुई थी और आगे के दिनों में अधिकतर राजनीति भी इसी दायरे में चली। मतलब जो भाषाई आधार पर राज्य बने उससे देश की अखंडता पर कोई भी असर नहीं पड़ा, बल्कि देश और ज़्यादा मजबूत हुआ। हर क्षेत्र के लोगों ने अपने देश के लिए अपने आप को एक पहचान के रूप में दिलाने की कोशिश की और आज भारत एक शक्तिशाली देश है जो विभिन्न जहाँ पर जो भाषा थी या धर्म थे वह सब एक साथ और घुले मिले और देश को आगे बढ़ाने में सबने क्या किया, अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नए राज्यों का निर्माण, इसके विषय में कुछ यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है और उसके बाद यह पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। जल्द ही हम इसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए देखें 2 मिनट के अंतर्गत कि नए राज्यों का निर्माण किस तरीके से हुआ। भाषावार राज्यों को पुनर्गठित करने के सिद्धांत को मान लेने का अर्थ यह नहीं था कि सभी राज्य तत्काल भाषाई राज्य में तब्दील हो गए। एक प्रयोग द्विभाषी राज्य बम्बई के रूप में किया गया जिसे गुजराती और मराठी भाषा बोलने वाले लोग थे। एक जन आंदोलन के बाद 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाए गए। आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र से गुजरात कब अलग बना, 1960 में। पंजाब में हिंदी भाषी और पंजाबी भाषी 2 समुदाय थे। पंजाबी भाषी लोग अलग राज्य की मांग कर रहे थे। बहरहाल बाकी राज्यों की तरह उनकी मांग 1956 में नहीं मानी गई। 10 साल बाद यानी 1966 में पंजाब भाषी इलाके को पंजाब राज्य का दर्जा दिया गया और बृहत्तर पंजाब को अलग करके हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के नाम से राज्य बनाए गए, जहां पर गुजरात का गठन 1960 में हुआ था। अगर हम देखें हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का गठन तो यह 1966 में हुआ था। इनको पंजाब से अलग कर दिया गया था। उसके साथ साथ आप लोग अन्य तथ्य यहाँ पर देखेंगे और इन्हें नोट करेंगे कि कौन सा राज्य कब अस्तित्व में आया। उसके बाद देखें 1972 में एक बार फिर राज्यों के पुनर्गठन का एक बड़ा प्रयास पूर्वोत्तर में हुआ। असम से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य को बनाया गया। आप देख सकते हैं मेघालय को असम से कब अलग किया गया, 1972 में। इसी साल मणिपुर और त्रिपुरा भी अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। मणिपुर और त्रिपुरा भी 1972 में ही अलग राज्य के रूप में अस्तित्व आए और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में वजूद में आए, जबकि नागालैंड इससे कहीं पहले यानी 1963 में ही राज्य बन गया था भाषाई आधार पर। बहरहाल राज्यों के पुनर्गठन में सिर्फ भाषा का आधार बनाया गया हो ऐसी बात नहीं है। वहाँ की अनेक भौगोलिक परिस्थितियों और अनेक चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। बाद के वर्षों में अनेक उपक्षेत्रों ने अलग क्षेत्रीय संस्कृति अथवा विकास के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन के सवाल उठाकर अलग राज्य बनाने की मांग की। ऐसे 3 राज्य हैं जैसे छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, झारखंड है। इनको 2000 में बनाया गया और 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बनाया गया। राज्यों के पुनर्गठन की कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। देश के अनेक इलाकों में छोटे छोटे राज्य अलग बनाने की मांग को लेकर आंदोलन अभी भी चल रहे हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश और पश्चिम बंगाल में उत्तरी भाग में राज्य बनाने के ऐसे आंदोलन चल रहे हैं। अगर हम देखें यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या अपने देश के मुकाबले 1/4 है, लेकिन वहाँ 50 राज्य हैं। भारत में 100 से भी ज़्यादा राज्य क्यों नहीं हो सकते, ये यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है। इस पर आप अपना विचार दे सकते हैं। वैसे अगर आज जितने राज्य हैं ये राज्य भी रहें तो इसमें भी कोई समस्या नहीं है। बाकी जो हमारे देश के
लीडर हैं जो हमारे देश का नेतृत्व करते हैं, वह कहीं न कहीं अधिक समझदार होते हैं आम जनता से, और देश की सुरक्षा और अन्य चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वह निश्चित तौर पर सही फैसला लेंगे। और हम सब भारतवासियों का कर्तव्य है कि हम अपने देश के लिए सदैव क्या रहें, समर्पित रहें। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम यहीं पर विराम देते हैं। इसके आगे जो भाग आएगा हमारा, इसके जो अगले भाग पर हम चर्चा करेंगे इसके अभ्यास प्रश्नों के विषय में। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इंतज़ार किस बात का, लाल बटन में जो सब्सक्राइब लिखा है उसे दबा लीजिए, और घंटी जो घंटी जैसी आकृति है ऑल नोटिफिकेशन बेल जिसे कहा जाता है, उसे आप ऑल नोटिफिकेशन में रख लीजिए, घंटी के कान खोल लीजिए। जैसे ही हमारा अगला वीडियो आएगा तो आप तक उसकी सूचना सबसे पहले पहुंचेगी। जय हिंद, जय भारत।